बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार, हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो, बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो, बात को चुभेगी। चुनावी मौसम में कई बार संकेतों की भाषा की बड़ी अहमियत होती है। कल होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के मतदान से ठीक पहले आज मुलायम सिंह यादव दिल्ली के से सैफई पहुंच गए। सांसद होने के नाते वो भी कल विधान परिषद चुनाव के लिए वोट डालेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी विधायक होने के नाते इस चुनाव में वोट करेंगे। जिन 27 विधान परिषद सीटों के लिए कल मतदान होना है, वहां एक एक वोट के लिए भाजपा और सपा ने पूरी ताकत लगा दी है। विजय का फॉर्मूला तय करने के लिए पहले ही तमाम समीकरण साधे जा चुके हैं। अब बारी वोटरों की है, जो कल 95 उम्मीदवारों की किस्मत तय करने वाले हैं। काउंटिंग 12 अप्रैल को होगी। तब तक जीत हार की दावेदारी भी आसमान पर होगी। उससे पहले हर खेमे में मतदान को लेकर अनुमान का हिसाब किताब चल रहा है। सपा ने पिछली बार अपनी सरकार के रहते हुए महाविजय हासिल की थी, तो इस बार भाजपा का दावा है कि विधान परिषद चुनाव में उसकी सुनामी चलेगी। पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि सपा को विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी जोर का झटका लगेगा। आज मैं इस चुनाव के हर फॉर्मूले का पूरा विश्लेषण करूंगा। गोरखपुर से लेकर इटावा और लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक की चुनावी बिसात की हर बड़ी जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। मुलायम सिंह यादव का विधान परिषद चुनाव के लिए दिल्ली से सैफई पहुंचना अपने समर्थकों तक बड़ा संदेश पहुंचाने जैसा है। जब शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश के मतभेद को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हैं, ठीक उसी दौर में मुलायम का इस चुनाव में वोटिंग के लिए खास तौर पर सैफई पहुंचना बहुत कुछ इशारा करता है। इसका एक संदेश यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश की अगुवाई में सपा का हाथ मजबूत करने में मुलायम कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। वो भी तब जब शिवपाल सिंह यादव की तरफ से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि उन्हें मुलायम सिंह यादव ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है। इस वक्त शिवपाल सिंह यादव भी इटावा में है। वो जसवंत नगर से सपा के विधायक हैं, सपा के सिंबल पर विधायक हैं। इस वजह से वो भी एक वोटर है, उन पर भी सबकी नजर कल रहने वाली है। तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने भी चुनावी माहौल को दिलचस्प बना दिया। विधान परिषद चुनाव की वोटिंग के लिए दिग्गजों का रणभूमि कूच। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, सैफई पहुंचे मुलायम। एक एक वोट की बाहुबली लड़ाई, बात साख के सवाल पर आई। दो 2022 का दूसरा संग्राम काल, आमने सामने भगवा लाल। अट्ठावन जिले की 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार। $1,20,000 वोटर करेंगे बेड़ा पार।
भाजपा की डबल विजय की दावेदारी। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही जिताना है। सपा का दावा, हम सब पर भारी। समाजवादी पार्टी लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा सीटें जीतेगी। जिस तरीके से पहले लूट हुई थी लोकतंत्र की, ये दोबारा न हो। सैफई से गोरखपुर तक परिषद का पराक्रम युद्ध। योगी अखिलेश की विजय गर्जना। बात तो चुभेगी। विधान परिषद का यह चुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए बड़े इम्तिहान जैसा है। भाजपा के सामने सत्ताधारी दल के तौर पर विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत की परंपरा को कायम रखने की चुनौती है, तो सपा के लिए विधानसभा चुनाव की हार के बाद खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। अखिलेश यादव को यह साबित करना होगा कि भाजपा को मात देने की रणनीति में वो हमेशा नहीं चूकने वाले हैं। चुनाव तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन विधान परिषद का ये चुनाव कुछ अलग है। मुकाबले तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये मुकाबला सबसे अलग है। विधान परिषद के लिए चुनावी लड़ाई तो पहले भी हुई है, लेकिन इस बार की बात अलग है। वजह है राज्य की सत्ता में एक पार्टी की दोबारा वापसी। वजह है विधानसभा में दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल कर विरोधियों के लिए भाजपा की ललकार। मतदान के लिए सीएम योगी गोरखपुर में हैं। वे विधायक होने के नाते इस चुनाव में वोट करेंगे। गोरखपुर महाराजगंज विधान परिषद सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। गोरखपुर के नगर निगम बूथ पर मुख्यमंत्री योगी मतदान करेंगे। सीएम योगी पहली बार गोरखपुर सदर सीट से विधायक बने हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट से भाजपा के सीपी चंद और सपा के रजनीश यादव के बीच सीधा मुकाबला है। गोरखपुर में 21 और महाराजगंज के 12 बूथों पर यानी कुल 33 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। यहां सांसद रवि किशन समेत कुल 5454 मतदाता वोट डालेंगे। इस सीट के हर बूथ पर 200 मतदाता होंगे। वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। बैलेट बॉक्स को मतदान के बाद कचहरी क्लब भवन के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कचहरी क्लब भवन के हॉल में काउंटिंग होगी। तमाम जगहों पर मतदान के लिए चाक चौबंद इंतजाम है। हमने हर जगह दौरा करके बात करके पंचायत प्रतिनिधियों से ये जानकारी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। आप जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। विधान परिषद में भी ऐतिहासिक जीत होगी और मैं यह समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जैसे विधानसभा में साफ हुआ, लोकसभा में साफ हुआ, वैसे विधान परिषद में भी साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वोटरों पर प्रभावित कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। हम तो लोगों का वोट लेकर के जीत रहे हैं, वो तो लोगों गुंडाई के बल पर अपनी जब सरकार थी उन्होंने जीतने का काम किया। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ इटावा तक में मतदान की सरगर्मी आसमान पर है। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के लिए दिल्ली से सैफई पहुंच गए। मैनपुरी के सांसद होने के नाते मुलायम सिंह यादव भी इस चुनाव के वोटर हैं। वे सैफई ब्लॉक में वोटिंग करेंगे। इटावा फर्रुखाबाद सीट के लिए यहां सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। अखिलेश यादव भी इस बार पहली बार विधायक बने। वे मथुरा एटा मैनपुरी विधान परिषद सीट के वोटर हैं। मथुरा एटा मैनपुरी के तहत 2 सीटें आती हैं और दोनों विधान परिषद सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। मथुरा एटा मैनपुरी विधान परिषद की 2 अलग अलग सीटों से भाजपा के ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जाहिर है
इससे भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बाकी 27 सीटों पर उससे 2-2 हाथ कर रही है। अब ये मतदाता तय करेंगे कि विजय तिलक किसके उम्मीदवार के माथे पर लगाया जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इससे पहले मैं आपको एक एक सीट का समीकरण बताऊं, आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि विधान परिषद चुनाव की हर बड़ी बात क्या है। एक बड़ी जानकारी विधान परिषद चुनाव को लेकर मैं आपको दे दूं। कुल जो बूथ है जहां पर वोटिंग होनी है, 739 बूथ पर यह वोटिंग होगी। मैदान में 95 उम्मीदवार हैं। 27 सीटों पर 1,20,657 मतदाता हैं। हर क्षेत्र में एक एक प्रेक्षक तैनात है। ये इस चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी है। 293 जोनल मजिस्ट्रेट, 451 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 597 स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। 3,699 मतदान कर्मियों के कंधों पर वोटिंग की जिम्मेदारी। आप समझिए कितनी बड़ी तैयारी इस चुनाव को लेकर है। अब बात गोरखपुर की कर लेते हैं। जी हां, विधान परिषद की यह सीट गोरखपुर महाराजगंज के नाम से जानी जाती है। अब चुनावी बिसात के बारे में आपको बता दूं। सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट से 2016 में सपा के टिकट पर एमएलसी बने थे। पिछले साल नवंबर के महीने में भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा ने अब इन पर भरोसा जाहिर किया है। हालांकि 12 साल पहले वो भाजपा में ही थे। 1999 में भाजपा के टिकट पर कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। 2008 तक भाजपा में थे। 2009 में सपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब एक बार फिर से सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। रजनीश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गोरखपुर महाराजगंज सीट से। जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं सपा के। इस सीट से 6 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन 4 के नामांकन रद्द हो गए। अब सिर्फ भाजपा और सपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं गोरखपुर महाराजगंज सीट पर। ये हमने इस सीट की स्थिति में। अब एक और हॉट सीट देखिए। आज मुलायम सिंह यादव चर्चा में है, तो उनके इलाके की सीट का भी शुरुआत में जिक्र जरूरी है। इटावा फर्रुखाबाद की सियासी जंग कैसे है, दिलचस्प है, इसको भी समझ लीजिए। प्रांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले ही साल उन्होंने ये जिम्मेदारी दी गई थी। 2002 से ही भाजपा से वो जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद सदर से विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भतीजे हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी। आगे बढ़िए। हरीश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इटावा फर्रुखाबाद सीट से नामांकन के दौरान इनके साथ हाथापाई हुई थी। हरीश कुमार यादव ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। इनका नामांकन पत्र भी फाड़ दिया गया था। इस सीट पर इटावा फर्रुखाबाद के अलावा औरैया और कन्नौज के वोटर भी वोट डालेंगे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण इटावा फर्रुखाबाद सीट और साथ ही साथ गोरखपुर महाराजगंज सीट, और इन दोनों सीटों पर दोनों दिग्गज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, जो कल वहां पर वोटिंग करेंगे, और इटावा में सफाई में आज मुलायम सिंह यादव पहुंच गए, जो कल वोटिंग करेंगे वहां पर। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए। वीरेश, विधान परिषद चुनाव कितना है में आप ये सोचिए कि शिवपाल यादव से नाराजगी की जो खबरें चल रही हैं अखिलेश और शिवपाल यादव, उस बीच आज खुद मुलायम सिंह यादव ये बड़ा संदेश देने खुद पहुंच चुके हैं इटावा में, और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इन दोनों की एंट्री से इस चुनाव के सियासी तापमान को समझा जा सकता है। वीरेश, देखिए, जो विधान परिषद का चुनाव है ये दोनों पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद करिए, जब सत्ता में थी समाजवादी पार्टी तो केवल 4-5 जगहों पर चुनाव ढंग से हुए थे, बाकी निर्विरोध चुन लिए गए थे। सत्ता का पूरी तरीके से उपयोग किया गया था, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों ने लगाया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव का पहुंचना, देखिए आपने कहा ना कि अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। जी हाँ, कोई क्षण जो मुलायम सिंह को जानता है, जो अखिलेश यादव को जानता है, जो 2003 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, जो यूथ ब्रिगेड को जानता है, मुलायम सिंह यादव से जब मिलने जाते थे यूथ ब्रिगेड, यानी जो भैया पर जवानी कुर्बान करने वाली ब्रिगेड है, जब भी मुलायम सिंह यादव से मिलने जाते थे तो वो कहते थे कि अपने नेता के पास जाओ, अपने नेता को मजबूत करो, अपने नेता के साथ रहो, नेता को मुख्यमंत्री बनाना है। ये बात 2003-2004 की है। जो जवानी कुर्बान ब्रिगेड है, जो भैयावादी हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो ये बातें कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपने देखा यादव संग्राम जब चल रहा था, किस तरीके से पूरी पार्टी दे दिया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, अपने भाई का भी पीठ थपथपाया। तो जो भाई है ना शिवपाल यादव, उनके पास आखिर मुलायम सिंह यादव के
आशीर्वाद के अलावा और उसको दिखाने या बताने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी और उनके लिए लोहिया नरेंद्र की बात कर लें, हम जयप्रकाश की बात कर लें, चंद्रशेखर की बात कर लें, राजनारायण की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वो नरेंद्र की बात कर लें, वो उनके लिए केवल एक प्रतीक हैं, मुलायम सिंह यादव। उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए और उनकी पूरी तरीके से ताकत के रूप में वो इसीलिए वो दिखाते हैं मुलायम सिंह यादव को। और मुलायम सिंह हर समय अपने बेटे को मजबूत करने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं और वो बैलेंस करना चाहते हैं कि बेटे और भाई के बीच में बैलेंस बना रहे, क्योंकि दोनों उनके दिल के टुकड़े हैं, एक बेटा है, एक भाई है, और भाई भी ऐसा जिसे बेटे के समान उन्होंने पाला पोसा, बढ़ाया और आगे बहुत आगे तक किया। तो ये उनकी मजबूरी। रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो ये मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा ये नगर पालिका का चुनाव जब होगा अभी कुछ दिनों में, उसमें भी पूरी ताकत झोंक देंगे। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी तो नगर पालिका के चुनाव में भी मुख्यमंत्री जगह जगह जाते रहे और इसकी आलोचना विपक्ष ने की कि अरे ये नाली खड़ंजे की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये नगर पालिकाओं तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ता है। ये मोदी अमित शाह की स्ट्रेटजी है कि हर चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ो, मजबूती के साथ लड़ो, पराक्रम के साथ लड़ो, क्योंकि लक्ष्य जो विजय की होती है वही रिजल्ट ही सबसे मायने रखता है, बाकी सब चीजें पीछे हो जाती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री का गोरखपुर में जाना और अपने तमाम मंत्रियों को लगाना, अपने सांसदों को लगाना, विधायकों को लगाना कि हर सीट जीत लेना है, 36 की 36 सीट लेनी है। और तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, मुलायम सिंह की स्ट्रेटजी है, और अखिलेश और शिवपाल की स्ट्रेटजी को भी मैंने बताया जी। और बिल्कुल वीरेश, आपने बताया कि गोरखपुर और इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इटावा में मुलायम सिंह यादव के पहुंचने का क्या महत्व है और ये चुनाव कितना बड़ा दोनों पार्टियों के लिए, ये आपने बताया। इसके अलावा हमारे बाकी तमाम संवाददाता भी जगह जगह मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लखनऊ और उन्नाव की लड़ाई पर जल्दी से नजर डालते हैं। देखिए, लखनऊ और उन्नाव की लड़ाई की अगर बात करें तो रामचंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। छात्र राजनीति से सफर शुरू किया, शुरुआती दौर में बसपा में भी थे, लेकिन बाद में भाजपा में चले और लंबे समय से भाजपा के लिए पिछड़ा मोर्चा से जुड़े हुए हैं रामचंद्र प्रधान और लखनऊ उन्नाव की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा की बात करें, सुनील साजन पिछले चुनाव के विजेता हैं, सपा के जाने माने चेहरे, अखिलेश यादव के करीबियों में गिनती होती है। यहां 5 प्रत्याशी थे जिसमें से 3 के पर्चे खारिज हो गए। अब भाजपा और सपा के प्रत्याशी ही मैदान में हैं। यह लखनऊ की स्थिति है। आगे बढ़िए, कानपुर फतेहपुर में कांटे की टक्कर है। अविनाश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कानपुर फतेहपुर सीट से, कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव में फिर से कानपुर देहात की चारों सीटों पर भाजपा जीती थी, ऐसे में संगठन में अच्छा काम करने पर प्रमोशन हो सकता है। लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं, युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। दिलीप सिंह कल्लू सपा के प्रत्याशी हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। 2016 में इन्होंने बसपा के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। कानपुर देहात में काफी पहचान है, हालांकि इस बार राह आसान नहीं है। इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यह है सपा के प्रत्याशी का प्रोफाइल कानपुर फतेहपुर सीट से। अलावा हमारे बाकी तमाम संवाददाता भी जगह जगह मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लखनऊ और उन्नाव की लड़ाई पर जल्दी से नजर डालते हैं। देखिए, लखनऊ और उन्नाव की लड़ाई की अगर बात करें तो रामचंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। छात्र राजनीति से सफर शुरू किया, शुरुआती दौर में बसपा में भी थे, लेकिन बाद में भाजपा में चले और लंबे समय से भाजपा के लिए पिछड़ा मोर्चा से जुड़े हुए हैं रामचंद्र प्रधान और लखनऊ उन्नाव की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा की बात करें, सुनील साजन पिछले चुनाव के विजेता हैं, सपा के जाने माने चेहरे, अखिलेश यादव के करीबियों में गिनती होती है। यहां 5 प्रत्याशी थे जिसमें से 3 के पर्चे खारिज हो गए। अब भाजपा और सपा के प्रत्याशी ही मैदान में हैं। यह लखनऊ की स्थिति है। आगे बढ़िए, कानपुर फतेहपुर में कांटे की टक्कर है। अविनाश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कानपुर फतेहपुर सीट से, कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव में फिर से कानपुर देहात की चारों सीटों पर भाजपा जीती थी, ऐसे में संगठन में अच्छा काम करने पर प्रमोशन हो सकता है। लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं, युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। दिलीप सिंह कल्लू सपा के प्रत्याशी हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। 2016 में इन्होंने बसपा के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। कानपुर देहात में काफी पहचान है, हालांकि इस बार राह आसान नहीं है। इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यह है सपा के प्रत्याशी का प्रोफाइल कानपुर फतेहपुर सीट से।
और रतीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रतीश से इन दोनों सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। रतीश, कानपुर फतेहपुर सीट की बात करें, लखनऊ उन्नाव सीट की बात करें, तो इन दोनों सीटों पर जंग बड़ी दिलचस्प देखने को मिल रही है। रतीश। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों सीटों की आपने बात की, दोनों सीटों पर दिलचस्प लड़ाई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कानपुर फतेहपुर सीट की। कानपुर फतेहपुर सीट कानपुर नगर देहात और फतेहपुर से मिलकर के बनती है। 5306 वोटर हैं और कल इसके लिए वोट पड़ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि अविनाश चौहान को मैदान पर उतारा है। दिलीप सिंह यादव और कल्लू यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काफी कद्दावर और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। एमएलसी रहे हैं, लेकिन इस बार जो ताजा हालात देखे जा रहे हैं वो इस चुनाव में प्रत्याशिता तो कर चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा मैदान में दिख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कॉन्टेस्ट है, मुकाबला है और प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है। दोनों ही खेमों ने अपनी खेमेबंदी कर ली है। 5306 वोटों के लिए मारामारी है और कौन ज्यादा वोट पाएगा और कौन जीतेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कहा जाता है कि यह चुनाव सत्ता के लिए होता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पलड़ा यहां पर ज्यादा भारी दिखता है। अगर बात की जाए लखनऊ उन्नाव सीट की, तो वहां पर रामचंद्र प्रधान के सामने एक बार फिर से अखिलेश यादव के करीबी सुनील साजन है। सुनील साजन टीवी मीडिया का भी फेस रहे हैं और बहुत ज्यादा चर्चित नेता रहे हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में इनकी गिनी जाती है और इनकी जो रणनीति है, इनसे कुछ दिन पहले हमारी जब बात हुई थी, अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि लखनऊ उन्नाव सीट पर उनका ज्यादा फोकस है, क्योंकि उनके बेहद करीबी सुनील साजन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता का एक बार फिर से चुनाव कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी जो मुकाबला है वो देखने में काफी ज्यादा टफ जरूर दिखता है। सुनील यादव अपनी बात कर रहे हैं, अपनी जीत की दावे कर रहे हैं, लेकिन रामचंद्र प्रधान को जो बीजेपी ने लाया है मैदान में, वो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए उत्साहित करने वाला है। मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, बिल्कुल रतीश, तो बड़ा दिलचस्प इन सीटों पर मुकाबला है। आगे रतीश, मैं आपको रोक रहा हूं, जल्दी से हमें आगे भी बढ़ना है। फैजाबाद सीट के सियासी समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। फैजाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हरिओम पांडे भाजपा के प्रत्याशी हैं, हीरालाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सीट पर, और यहां पर भी जंग दिलचस्प देखने को मिलेगी। फैजाबाद सीट का ये समीकरण है, ये स्थिति है। अब मैं आपको आज हर हॉट सीट की पूरी बिसात समझाऊंगा, पश्चिमी यूपी की चुनावी लड़ाई की हर जानकारी दूंगा। उससे पहले पूर्वांचल का रुख करते हैं। बस्ती सिद्धार्थनगर की बिसात के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। सुभाष यदुवंश भाजपा प्रत्याशी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विद्यार्थी परिषद से राजनीति करते आ रहे हैं। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से। संतोष यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा एमएलसी हैं। अखिलेश यादव ने फिर से इन पर भरोसा जाहिर किया है बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से। भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के प्रत्याशी यादव समाज से आते हैं, ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है इस सीट पर। इसके अलावा नरेंद्र देव तिवारी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, अगर क्योंकि इस चुनाव में कुछ हजार के, कुछ 100 के अंतर से हार जीत तय होती है। रायबरेली की बात कर लें तो दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के यहां पर प्रत्याशी हैं। इसके अलावा वीरेंद्र शंकर सिंह सपा के प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कुमार कौशल भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक और निर्दलीय प्रत्याशी है वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो यहां पर 4 लोगों का मुकाबला है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जो कि मंत्री भी हैं, इसलिए मुकाबला दिलचस्प है। बाराबंकी की अगर बिग फाइट की बात करें तो अंगद कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाराबंकी से हैं, राजेश कुमार यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। बहराइच श्रावस्ती की संग्राम की बात करें तो प्रज्ञा त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर हैं, अमर यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहराइच श्रावस्ती सीट से हैं। सीतापुर की सियासी जंग की अगर बात करें तो पवन कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अरुणेश यादव सपा के प्रत्याशी हैं। अरुण दीक्षित की अगर बात करें तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से। यहां पर भी मुकाबला देखने को मिल रहा है। गोंडा बलरामपुर की बात करें, अगर हम देवी पाटन मंडल की बात करें तो अवधेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भरत त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, आनंद स्वरूप यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये देवी पाटन मंडल की सीट की स्थिति है। सुल्तानपुर की अगर बात करें, शैलेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इनका सीधा मुकाबला शिल्पा प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और सीधा हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े। वीरेश, इन तमाम सीटों का, जिन चाहे सुल्तानपुर तक की हमने बात की, यहां तमाम सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उससे ज्यादा जो बड़े नेता हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। चाहे मंत्रियों की बात करें, चाहे सपा के बड़े नेताओं की बात करें। जी वीरेश। देखिए, जो इलाकों की बात आपने की, वहां पर साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, एक सांसद मुझसे कह रहे थे कि 4-4 बार फोन कर दिया कि प्रत्याशी को जिताना है,
जिताना है। तो सांसद ने अपने हाईकमान से कहा कि पैसा नहीं है उनके पास, बोला किसी भी कीमत पे जिताना है, क्योंकि जिताना है और जीतने से कम पे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सांसद जी का मुंह उतर गया, क्योंकि 24 में टिकट भी मांगना है, चुनाव भी लड़ना है। तो ऐसी जिम्मेदारी विधायकों को, सांसदों को और साथ ही साथ मंत्रियों को दिया गया है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी केवल बस्ती और सिद्धार्थनगर पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है, आजमगढ़ में भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बाकी जगहों पर उसका चुनाव बहुत ही धीमा है, बहुत ही मध्यम है और बहुत ही बेमन से चुनाव लड़ रही है। उसे लग रहा है कि ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही दे देनी चाहिए, पता नहीं क्यों, लेकिन जो वातावरण है, एम्बियंस है, ये तो पूरे प्रदेश में और खासकर पूर्वांचल की सीटों में देखने को मिल रहा है, महसूस किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोगों से जो आपके करीबी हैं उनसे बात करिए, वो भी इस बात को कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में चुनाव को पूरी तरीके से ढील दे रखी है समाजवादी पार्टी ने, और उसने अपने तरकश और तीर को यूं ही नीचे कर रखा है और हार मान चुकी है। जी बिल्कुल विनेश, तो ये स्थिति आपने बताई इन तमाम सीटों की। और अब देखिए आगे हमारे साथ इस वक्त आजमगढ़ से हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा वाराणसी से नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर भी स्थिति बड़ी दिलचस्प है। प्रतापगढ़ से विनाश तिवारी, वहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है। अब बात करेंगे आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ में मुकाबला चुभने वाला है, इसलिए ये बात जरूर चुभेगी किसी ना किसी को। जी हाँ, देखिए आजमगढ़ के मुकाबले पर नजर डालिए। अरुणकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सपा नेता रमाकांत यादव के बेटे हैं, जो पिछली बार भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। इस बार भाजपा ने विधायक का टिकट तो नहीं दिया, लेकिन एमएलसी प्रत्याशी जरूर बना दिया। और वहीं दूसरी तरफ इनके पिता सपा से चुनाव लड़े और विधायक हैं। सपा के प्रत्याशी राकेश यादव, दोबारा मौका मिला है इनको। इसके अलावा विक्रांत सिंह रीशू निर्दलीय प्रत्याशी हैं। एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे हैं, जिन्हें भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, यानी बीजेपी के बागी प्रत्याशी के तौर पर इनकी गिनती की जा सकती है। और इस वक्त आजमगढ़ से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े। अनुभव, आजमगढ़ बड़ी दिलचस्प सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, सपा के लिए भी, और इसके अलावा विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट यहां नहीं जीत पाई है। किस तरह का मुकाबला आजमगढ़ में देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल रोहित जी, ये पूरा विधान परिषद का जो चुनाव है यही बहुत दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है? क्योंकि पहली बार बीजेपी की कोशिश है कि विधान परिषद में बहुमत हासिल किया जाए। आज तक कभी भी बहुमत बीजेपी को नहीं मिला इस विधानसभा में। 2017 से 2022 तक 5 साल सरकार रही, 325 विधायक रहे, पूर्ण बहुमत विधानसभा में रहा, लेकिन विधान परिषद में नहीं रहा। अधिकतम संख्या 36-37 के आसपास ही रही और वहां डोमिनेट किया समाजवादी पार्टी ने। तो पहली बार मौका आया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर सके। 9 पर तो निर्विरोध जीत चुके हैं और अब 27 की ये लड़ाई है, और उसमें भी आजमगढ़ सबसे दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है ये बताते हैं। सब जगह आप देखिए तो कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी के बीच फाइट है, लेकिन आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला है। सपा भी है, बीजेपी भी है, तो यशवंत सिंह भी हैं। यशवंत सिंह वही हैं जिन्होंने 2017 में योगी आदित्यनाथ के लिए विधान परिषद की सीट छोड़ दी थी अपनी, और उसी सीट पर फिर योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य बने, मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि तब लोकसभा के सदस्य थे। लेकिन जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उनके बेटे को, विक्रांत को, तो उन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय लड़ा दिया। पार्टी लगातार समझा रही थी, महामंत्री संगठन सुनील बंसल हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो अगर हम कहें विजय बहादुर पाठक एमएलसी हैं, आजमगढ़ के जो प्रभारी हैं अनूप गुप्ता, वो सब समझा रहे थे कि ऐसा मत करिए, बैठा दीजिए, लेकिन नहीं बैठाया तो 2 दिन पहले चिट्ठी जारी कर दी, 6 साल के लिए निष्कासित। अब देखिए वहां पर 2 जोड़ी हैं पिता पुत्र की, एक हो गई यशवंत और उनके बेटे की, दूसरी हो गई रमाकांत यादव की और अरुण यादव की। अब रमाकांत यादव एक बार बीजेपी के सांसद रहे, नाराज हुए, सपा में गए, चुनाव लड़ा किस टिकट से? समाजवादी पार्टी का। सीट कौन सी थी? जो बेटे ने पिछली बार जीती थी। तो बीजेपी ने बेटे को वहां से चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन बेटे को कहा कि चुनाव लड़ाएंगे, और ये एमएलसी का चुनाव लड़ा दिया। तो बीजेपी ने भी फंसा दिया। अब रमाकांत यादव भी पेशोपेश में होंगे कि पार्टी को जिताएं कि बेटे को जिताएं। बेटा कह रहा है कि पिताजी बीजेपी में आ जाएंगे। इसलिए आजमगढ़ का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और साख की बात है। बिल्कुल बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम ये एमएलसी तो बहुत दिलचस्प मुकाबला तो बीजेपी के लिए भी और सपा के लिए भी। और अनुभव
कल भी आप सुबह से आजमगढ़ में रहेंगे, वहां की एक एक खबर दर्शकों को बताएंगे। आप एबीपी गंगा पर कल सबसे बड़ी कवरेज इस एमएलसी चुनाव पर देखेंगे। एमएलसी चुनाव के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर कल सुबह आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी की बाहुबली टक्कर की बात करते हैं जो लगातार चर्चा में है। देखिए, वाराणसी में अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें, सुदामा पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमेश यादव सपा के प्रत्याशी, अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी है, बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी है, 2010 में भी एमएलसी रह चुकी हैं। ब्रजेश सिंह के नामांकन वापस ले लिया, जिसके चलते अब अन्नपूर्णा फिर से मैदान में। 2016 में ब्रजेश सिंह ने एमएलसी चुनाव निर्दलीय ही जीता था, यानी यहां पर माफिया बनाम बीजेपी प्रत्याशी, बाहुबली बनाम बीजेपी प्रत्याशी, इस तरह की चर्चा भी है। नीतीश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े। नीतीश, वाराणसी सीट की बात करें तो बीजेपी का मुकाबला सीधे ब्रजेश सिंह से ही कहा जाए, लड़ उनकी पत्नी रही है, लेकिन चुनाव तो ब्रजेश सिंह ही लड़ रहे हैं, भले ही जेल के अंदर से चुनाव लड़वा रहे हो, और इस तरह की बातें भी कहते हैं सुदामा पटेल लगातार। क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पे संपादक जी, जो आप कह रहे हैं वो कहना कहीं ना कहीं एक तरह से सही भी है, और हम ये नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी ही ये कह रहे हैं। और लगातार एबीपी गंगा पर उन्होंने ये बात कही है कि जेल से ब्रजेश सिंह कहीं ना कहीं धन बल का इस्तेमाल करके इस चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, और इसी की आशंका से वो डरे हुए थे। हालांकि जब खबरें प्रकाश में आई तो उसके बाद संगठन सक्रिय हुआ और सुदामा पटेल थोड़े संतुष्ट नजर आए, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो पंचायत का गणित है, जो विधायक का गणित है, और इसके साथ ही जो इस एमएलसी चुनाव का गणित है, वो सुदामा पटेल के पक्ष में आता है, या फिर जो बीजेपी बनाम बाहुबल की लड़ाई है, बीजेपी बनाम निर्दल की लड़ाई है, जो 2 दशकों से परिवार के पास जो सीट है, क्या सुदामा पटेल उस सीट के चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब होते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा रॉकेट साइंस बनारस में काम करता है जो 2 दशकों से ज्यादा की जो सीट है वहां पर अपने प्रत्याशी को उतार कर वहां पर जीत हासिल कर सके? अब यह देखना होगा। लेकिन आपको बताएं कि मुकाबला कितना दिलचस्प है और किस तरह से दिलचस्प है। पहले जो अगर बात करें तो माफिया ब्रजेश सिंह और अन्नपूर्णा सिंह एक साथ पर्चा भरते हैं, फिर ब्रजेश सिंह पर्चा वापस ले लेते हैं, उसके बाद एकाएक जो सुदामा पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे घोषित हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं। कुछ दिनों तक ये हालत रहती है कि सुदामा पटेल को कोई ठीक है नीतीश, बिल्कुल, तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। बनारस पर सबकी नजर टिकी है, बीजेपी जीतती है, बाहुबली जीतता है। प्रतापगढ़ की बात करें, यहां हरिप्रसाद सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है, पूर्व विधायक है, 20 साल से ज्यादा समय तक नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें मोती सिंह के नाम से जाना जाता है, उनके चचेरे भाई हैं। विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जनसत्ता दल राजा भैया के करीबियों में गिनती होती है। नामांकन के बाद कोर्ट ने एक मामले में आरोप तय किए, 7 साल की सजा हुई, हालांकि जमानत मिलने के बाद फिर बाहर आ गए हैं, तो ये भी प्रत्याशी हैं। मधुरिमा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी, अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी है। अक्षय प्रताप सिंह को सजा हुई तो आनंद फानन में नामांकन कर दिया गया। अक्षय प्रताप सिंह का नामांकन सही पाए जाने के बाद भी नामांकन वापस नहीं किया, तो ऐसे में है तो है प्रत्याशी, लेकिन प्रत्याशी असल में अक्षय प्रताप सिंह और गोपाल ही हैं। कैलाशनाथ ओझा निर्दलीय प्रत्याशी, ये राजा भैया की पार्टी के ही राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने भी नामांकन वापस नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से गोपाल जी को जब सजा हुई, यही वजह थी कि 2-2 नामांकन करवाए गए। अविनाश हमारे साथ जुड़े। अविनाश, प्रतापगढ़ में सीधा मुकाबला कहा जाए तो किस किस के बीच? देखिए रोहित, अगर बात करें तो प्रतापगढ़ में सीधा मुकाबला अगर बात करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसका सीधा मुकाबला जनसत्ता दल से है। क्योंकि इस पूरे चुनाव में, विधानसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुआ है, जनसत्ता दल इकलौता ऐसा दल रहा है कि जो छोटा दल होने के बावजूद 2 सीटें जीतने में कामयाब रहा है, और दोनों ही सीटें प्रतापगढ़ के कुंडा और बाबागंज। और खुद राजा भैया लगातार अक्षय प्रताप सिंह के लिए उम्मीदवारी जिन्होंने की है उसके लिए लगातार वोट जुटा रहे हैं। आज भी वो लगातार कई बैठकें कर रही थी। प्रतापगढ़ में जो सीधा मुकाबला अगर कहें तो बीजेपी और जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह के बीच में ही है। चर्चा यहाँ पे इन्हीं दोनों प्रत्याशियों की है। बीजेपी से हरि प्रताप सिंह है जो कि काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन वहीं पे राजा भैया भी, चूंकि उनका काफी ज्यादा रुतबा है प्रतापगढ़ जिले के अंदर, उनका गढ़ है। ठीक है अविनाश, बिल्कुल, तो प्रतापगढ़ में बीजेपी और जनसत्ता दल के बीच में सीधी टक्कर है, यानी
राजा भैया की साख दांव पर है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जौनपुर की सियासी जंग की बात करें तो ब्रजेश सिंह प्रिंसू यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। धनंजय सिंह के करीबियों में माने जाते हैं। पिछली बार बसपा से एमएलसी बने थे, कुछ दिन पहले बसपा से आए थे। और इसके अलावा मनोज यादव की बात करें, सपा प्रत्याशी हैं, बरसठी ब्लॉक के गोहका गांव के प्रधान हैं। कई बड़े नेताओं को ओवरटेक करके इनको टिकट मिला है। जौनपुर की जंग, इसके अलावा भानु प्रकाश की अगर बात करें, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। नीतीश के पास जल्दी से चलते हैं। नीतीश, जौनपुर में जंग किस तरह से देखने को मिल रही है, संक्षेप में बताइए जल्दी से। अगर संपादक जी जौनपुर की जंग की बात कर ले तो सीधे तौर पर अभी तक मैंने देखा, साफ तौर पर प्रिंसू सिंह की जीत कहीं ना कहीं निश्चित नजर आ रही है। चूंकि पिछले चुनावों के समीकरण को और एमएलसी चुनाव के समीकरण को देखें तो वहां पर जिस तरह से प्रभाव रहा है, आने वाले समय में भी ये प्रभाव कहीं ना कहीं यानी कोई बड़ी और कड़ी टक्कर देखने को नहीं मिल रही है। देखना होगा जी, बिल्कुल बड़ी और कड़ी टक्कर देखने को नहीं मिल रही है। प्रत्याशी मैदान में जरूर है। देवरिया कुशीनगर की अगर बात करें तो यहां पर भी दमदार फाइट है। रतनपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर कफील खान समाजवादी पार्टी के चर्चित प्रत्याशी हैं देवरिया कुशीनगर सीट से। देवरिया की बात करने के लिए वीरेश हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा एक क्विक कमेंट उनसे लेंगे, क्योंकि वीरेश आपका गृह जिला भी है देवरिया। देवरिया में किस तरह की जंग देखने को मिल रही है? डॉक्टर कफील चर्चा में। देखिए, एक तरफा जंग देखने को मिल रही है। देखिए, एक तरफा जंग देखने को मिल रही है क्योंकि जो रतनपाल सिंह हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद हैं। और अगर पूरे प्रदेश में हम बात करें, एक टिकट अगर किसी की मर्जी की है तो वो मुख्यमंत्री की देवरिया वाली सीट है रतनपाल सिंह की। और वो छात्र नेता और अध्यक्ष रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। जी बिल्कुल। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है तो संगठन का आशीर्वाद है। और डॉक्टर कफील खान केवल लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की अगर बात कर ली जाए तो इलाहाबाद कौशाम्बी का सियासी रण, केपी श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वासुदेव यादव समाजवादी पार्टी के यहां पर प्रत्याशी है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर बाकी सीटों की बात करें, बलिया की बात करें तो बलिया का बादशाह कौन होगा? रविशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अरविंद गिरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बलिया सीट से हैं। और गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में जंग दिलचस्प है। विशाल सिंह चंचल भाजपा के प्रत्याशी हैं। ग्राम प्रधान संघ ने इन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प यहां पर हो गया है। गाजीपुर की अगर बात करें, गाजीपुर की बात करें तो नीतीश हमारे साथ जुड़े। नीतीश, गाजीपुर की अगर बात करें तो किस तरह की जंग गाजीपुर में देखने को मिल रही है? लगभग एक तरह से अगर बात करें तो जौनपुर की तरह गाजीपुर में भी एक तरफा मुकाबला ही है। कहीं ना कहीं ये जो सीट है कहीं ना कहीं चंचल सिंह के खाते में जाती हुई दिखाई एक तरफा मुकाबला। चंचल सिंह जिसे अगर बात करें जिस तरह से, जी बिल्कुल एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। नीतीश का यह कहना है। थोड़ा सा जल्दी हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमें एक एक सीट का समीकरण बताना है। बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की करें। इटावा फर्रुखाबाद की सियासी जंग के बारे में आपको एक बार मैं फिर बता दूं, क्योंकि शुरुआत में हमने बताया कि किस तरह से प्रांशुदत्त द्विवेदी और चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के हरीश यादव टक्कर में हैं, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में भी इस कार्यक्रम की किया कि किस तरह से मुलायम भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ा जाए, अगर हम अगली सीटों की बात करें तो मुकाबला हर सीट पर है। कई सीट पर एक तरफा दिख रहा है, कई सीट पर आमने सामने की टक्कर है। मेरठ गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहां पर धर्मेंद्र भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरठ गाजियाबाद सीट से 2014 में एमएलसी स्नातक का चुनाव लड़ा था। करीब 8000 वोट से ये चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। सुनील रोहटा सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी बनाया गया। लंबे समय से राजनीति में है और यहां भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जल्दी से क्विक रिएक्शन सनुज का लेंगे। सनुज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन दो सीटों की बात करें, किस तरह से देखते हैं यहां की जंग? जी रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जंग तो बेहद दिलचस्प है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो धर्मेंद्र भारद्वाज सीधा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीतेंगे। सुनील लोटा का भी सीधा यही कहना है कि वो भी बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीतेंगे। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। सुनील लोटा का भी दावा मजबूत है। और सबसे बड़ी बात रोहित जी सीट पर यह है कि यहाँ 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा, मेरठ गाजियाबाद सीट पर 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। जनरल वीके सिंह की बात कर लें और
जो केंद्रीय मंत्री हैं आपके संजीव बालियान, चूंकि सरदना संजीव बालियान का क्षेत्र लगता है तो यहाँ पर भी वोट दिलाना है। बागपत से केपी मलिक है, मेरठ से आपके डॉक्टर सोमेंद्र तोमर है, दिनेश खटीक है और नरेंद्र कश्यप आपके गाजियाबाद से। तो 6 मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर बड़ी बात फिरोज आपने कही, सीट है और 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा सीधे सीधे तौर पर दांव पर लगी है। आगे बढ़ते रामपुर बरेली विधान परिषद सीट के मुकाबले की बात भी करें, यहां भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। रामपुर बरेली के रण की अगर बात करें, कुंवर महाराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बरेली के पार्टी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं, तभी भरोसा पार्टी ने एक बार फिर जताया है। मशूक अहमद मुन्ना सपा प्रत्याशी आजम खान के करीबी माने जाते हैं, रामपुर के चमरहुआ से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये रामपुर बरेली की जंग दिलचस्प देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुरादाबाद बिजनौर सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर सतपाल सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संभल से पूर्व सांसद हैं, 2014 से 2019 तक सांसद रहे, इस वक्त भाजपा के यूपी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। अजय मलिक की बात करें, सपा प्रत्याशी हैं, सीट से कई पूर्व विधायक भी टिकट के लिए लाइन में थे, लेकिन आखिर में अजय मलिक का नाम फाइनल हुआ है। अजय मलिक के भाई देवेंद्र मलिक ने भी निर्दलीय नामांकन किया था, उन्होंने नामांकन वापस लिया, जबकि जांच में 3 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उबैदुर, आपसे जानना चाहेंगे, रामपुर और मुरादाबाद सीट की अगर बात करें तो किस तरह की जंग यहां देखने को मिल रही है? उबैदुर जी रोहित जी, यहाँ पर जो पलड़ा है वो भाजपा का ही भारी है, क्योंकि हालांकि ये गढ़ जो है समाजवादी पार्टी का माना जाता है, लेकिन इस तरह के चुनावों में जो रणनीति होती है, जिस तरह से सरकार का आशीर्वाद होता है, उस तरह से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी माना जा रहा है, उनका पक्ष मजबूत माना जा रहा है। हालांकि जो सतपाल सैनी हैं वो पिछले लोकसभा में संभल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और भाजपा ने इस बार उनको एमएलसी का चुनाव में खड़ा किया है। हालांकि जो यहाँ पर पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो चाहते थे कि एमएलसी का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन संगठन ने उनको मना कर दिया और सतपाल सैनी को यहाँ पर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अजय मलिक को बनाया है, लेकिन जो पलड़ा भारी है वो नजर आ रहा है भाजपा का। जी सर। जी बिल्कुल उबैदुर, तो जंग सीधी है लेकिन बीजेपी भारी दिख रही है और आखिर में कल मतदान होगा तो कैसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो भी कल हम आपको दिन भर बताएंगे। हमारे साथ इटावा फर्रुखाबाद की अगर बात करें, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, इटावा फर्रुखाबाद की बात करें, मुलायम सिंह यादव के एंट्री लेने से कितनी दिलचस्प यहां पर जंग देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह यादव का इस पूरे बेल्ट पर बहुत ही ज़्यादा खासा प्रभाव है और ऐसे में मुलायम सिंह यादव का इटावा आना और कल सैफई जाकर वोट करना कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो बीडीसी हैं, जो उसको तमाम जो प्रधान हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक गार्जियन की भूमिका है। लेकिन ये जो पूरा जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कहा जाए उसने एक तरफा कर दिया है। 36 में 27 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और ऐसे में कल सैफई परिवार पूरी तरह से वहाँ रहेगा। लेकिन अब देखना ये है कि मुलायम सिंह यादव के रहने से क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कहा जाए शहरी निकाय हैं, ज़्यादातर जो पंचायत जो ब्लॉक हैं, ज़्यादातर जो कहा जाए जिला पंचायत है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक सीट का कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी इस पर कर रही है और ऐसे में ये जरूर है कि थोड़ा प्रांशु दत्त द्विवेदी के मुकाबले हरीश यादव को थोड़ा उन्होंने मुलायम सिंह यादव के आने से फाइट थोड़ी दिलचस्प कर दी है। लेकिन जिस तरह से उनके नामांकन के वक्त उन पर हमलावर हुआ, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, चप्पल तक नहीं वो पहन पाए और बिना चप्पलों के उन्होंने नॉमिनेशन किया, तो कहीं ना कहीं मनोबल तो जरूर डाउन है। और ऐसे में अब देखना यह है कि कल मुलायम सिंह यादव अपने पूरे कुनबे के साथ वोट डालेंगे, क्योंकि उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य किसी न किसी पद पर चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर कल वो वोट डालेंगे। तो ऐसे में कल का जो इलेक्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नितिन, बिल्कुल नितिन आपने पूरा स्थिति बताई और कल दिन भर आप लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं आज विधान परिषद चुनाव, हर खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई, चुनाव से जुड़ी हुई इस हर सीट की चुनावी लड़ाई का मैं पूरा विश्लेषण कर रहा हूं। अब बात इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की करें, जहां भाजपा और सपा के उम्मीदवारों में मुकाबला है, तो यहां कई दिग्गजों की साख-दांव पर है। उम्मीदवारों के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, केपी श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वासुदेव यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर। और हमारे साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े। मोइन, इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की बात करें तो यहां पर भी चुनाव लड़ने वालों से ज्यादा दूसरे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख-दांव पर है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है सीट पर जीत दर्ज करने की। कैसा मुकाबला यहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर वैसे तो 5 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला है।
दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ मुकाबला उतना आसान नहीं है जैसा बाकी जगहों पर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता को तो लगाया ही गया पार्टी की तरफ से। इसके साथ साथ कई पुराने दिग्गज नेताओं को, पुराने अनुभवी नेताओं को, चाहे वो सिद्धार्थनाथ सिंह हो, चाहे लक्ष्मण आचार्य हो, चाहे दूसरे नेता हो, उन सबको भी लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो प्रयागराज और कौशाम्बी दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीती थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उसके जो प्रतिनिधि थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। अभी जब हाल में विधानसभा चुनाव हुए तो दोनों जिलों की 15 में से तकरीबन आधी सीटें यानी 15 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने जहां इस बात की चुनौती है कि वो अपनी सीट को बरकरार रखे, क्योंकि उसने जो निवर्तमान एमएलसी वासुदेव यादव है उनको चुनाव मैदान में उतारा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पे है। तमाम दिग्गज नेताओं को लगाया गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बात की चुनौती है कि मोदी और योगी के नाम के सहारे वो किस तरीके से जीत हासिल कर पाती है। दोनों पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो 12 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी, बिल्कुल सही मोइन आपने कहा। दावे सबके हैं, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन चुनाव है, चुनाव होता है जब तक की जीत हासिल ना हो जाए। लेकिन 9 सीटें ऐसी है इस चुनाव में, 35 पर चुनाव हो रहा था, लेकिन 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। जल्दी से उन सीटों के बारे में बता दूं। बदायूं से बगीश पाठक पूर्व विधायक प्रेम स्वरूप पाठक के बेटे हैं, 2014 में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी थे। यहां से सपा ने सिनोद शाक्य को प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने पर्चा वापस ले लिया और इस सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई। हरदोई की बात करें, अशोक अग्रवाल, इनके भाई राजकुमार अग्रवाल 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। पिछली बार भी अशोक के भाई मैदान में थे, लेकिन सपा प्रत्याशी से हार गए। इस बार भाजपा ने अशोक को टिकट दिया है। सपा ने रजीउद्दीन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। लखीमपुर खीरी, अनूप गुप्ता यहां पर छात्र राजनीति से भाजपा से जुड़े 4 साल से प्रदेश महामंत्री हैं। सपा के यहां से अनुराग पटेल को उतारा था, जिनका पर्चा खारिज हो गया। मिर्जापुर सोनभद्र, विनीत सिंह, बाहुबली की पहचान। सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह से उनकी अदावत मानी जाती है। हालांकि अब दोनों के बीच कोई रार तकरार नहीं है। सपा ने यहां से रमेश सिंह यादव को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में नाम वापस ले लिया। बांदा हमीरपुर की बात करें, जितेंद्र सिंह सेंगर यहां से निर्विरोध चुन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। तो ये कुल मिलाकर ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। वीरेश, 9 सीटों पर बीजेपी ने सीट इसलिए निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है क्योंकि वहां पर दूसरे दल का कोई प्रत्याशी ही नहीं है, कोई पर्चा नहीं भर पाया, जिसने भरा उसका रद्द हो गया। क्या कहना है जो 9 सीटें जीती है? पिछली बार सपा भी 8 सीट जीत गई थी। देखिए, ये जो परिषद का चुनाव है, हमेशा से ये माना जाता है कि ये सत्ताधारी दल का चुनाव होता है। बहुत सारे ऐसे विपक्ष के प्रत्याशी तो हिम्मत नहीं कर पाते, उनका पर्चा उठ जाता है, फट जाता है, साथ ही साथ वो पर्चा वापस ले लेते हैं। तो ये परंपरा रही है, जिस परंपरा का निर्वहन इस बार भी देखने को मिल रहा है इस परिषद के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो पुरानी परंपरा रही है इस परिषद के चुनाव में, और रिजल्ट भी वही होगा जो सत्ताधारी दलों का हमेशा से रहता रहा है। तो इसलिए ज्यादा आरोप लगाने की गुंजाइश किसी पार्टी के पास नहीं है। बिल्कुल भी दूध का बिल्कुल सही आपने कहा कि समाजवादी सत्ताधारी दल का चुनाव माना जाता है। वीरेश, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त का। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि कल सुबह 8 बजे से लगातार एबीपी गंगा पर विधान परिषद चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आप दिन भर देखिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। आज बात तो चुभेगी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।